हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर नंबर 7 जो कि हमारा जीएस का 5th पेपर है। उसमें हम पढ़ेंगे आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिलता रहे। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड अबाउट द आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कहा जाता है कि 21वीं सदी जो होगी वह आईटी की होगी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होगी और इसमें कोई भी संशय नहीं है। आज आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वह भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही वरदान है और आप इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत अच्छा उपयोग भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि आईटी एक्ट क्या था, क्यों इसे लाया गया। सबसे पहले हम बात करें इसके नोटिफाइड डेट की या डेट ऑफ नोटिफिकेशन की, तो दैट वाज नोटिफाइड ऑन आप बोले तो 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2000 को। और इसी दिन से यह क्या हुआ, कमेंस भी हुआ। इसका जो कमेंसमेंट डेट है, लागू होने की तिथि है, वो ये है आपकी 17 अक्टूबर। लेकिन इसमें अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट सिग्नेचर की, ठीक है, या एक्ट की, एक्ट डिक्लेरेशन या फिर सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो दैट डेट इज 9 मई एंड 2000। और उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे श्री के.आर. नारायणन जी, उन्होंने इस पे साइन जो है वो किया। ओके, ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे कि आईटी एक्ट 2000 है क्या। तो अगर इसके कीवर्ड्स को लिखना है आपको, मान लीजिए क्वेश्चन आया तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट इज आईटी एक्ट 2000। सो आईटी एक्ट 2000 इज अ प्राइमरी लॉ ऑफ इंडिया। भारत में एक प्राथमिक कानून है, प्राथमिक प्राइमरी लॉ है जो किसको डील करता है, जो डील करता है साइबर क्राइम को, साइबर अपराधों को, और इसको डील करता है ई कॉमर्स को। ठीक है, ये ई कॉमर्स को भी डील करता है। हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में देखा था लास्ट वीडियो में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके उसे जरूर देख लीजिए, वहाँ मैंने ई कॉमर्स को अच्छे से और एक्सप्लेन किया है। तो ई कॉमर्स और साइबर क्राइम दोनों को ये क्या करता है, कवर करता है। अब इसका जो बेसिस है, इसका जो आधार है वो क्या था, तो इसके जो यदि हम आधार की बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस मॉडल लॉ। यूनाइटेड नेशंस के जो मॉडल लॉ था ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ये था 1996 का, जिसे शॉर्ट में यूएन सिटरल CITRAL यूएन सिटरल मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, यूएन सिटरल मॉडल पर आधारित था और जो हमारा आईटी एक्ट है 2000 का 1996 में आया और 2000 में भारत सरकार ने इसे लागू किया। ठीक है, एक एक्ट बनाया। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वह पूरे विश्व में ऐसी 12वीं कंट्री बनी, 12th कंट्री, 12वां देश बना जो कि इस मॉडल लॉ को अपने यहाँ कानून में पारित कराने वाली। ठीक है, तो इंडिया जो है आईटी एक्ट 2000 लेकर आया और 12वीं कंट्री बनी। और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो अगर आप मॉडर्न सोसाइटी को देखेंगे तो वहाँ पर ये इस लॉ का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो युग है, मॉडर्न या एज है, वो आईटी का है। तो ये एक ऐसा लॉ बनाया गया जो कि लीगल रिकॉग्निशन देता है सभी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ डेटा, आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, उससे डेटा, चाहे वो डेटा ट्रांजैक्शंस हो या फिर वो हो आपके मनी ट्रांसफ़र हो या फिर ऐसा कोई भी डिजिटल डेटा का एक्सचेंज हो, वो सारे का सारा ट्रांजैक्शंस में आता है। तो ट्रांजैक्शंस को ये क्या देता है, लीगल रिकॉग्निशन। ठीक है, लीगल रिकॉग्निशन का मतलब आप सभी को अच्छे से पता होगा, कानूनी इसको एक पहचान दिलाता है। ठीक है, दूसरा है कि लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर्स। ठीक है, इसकी बात हम करेंगे आगे एक्ट में, कुछ सेक्शंस इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। तो डिजिटल सिग्नेचर्स को भी क्या देता है, ये एक कानूनी पहचान दिलाता है। ठीक है, कानून के आधार पर उनकी पहचान को वह की पुष्टि करता है, आप बोल सकते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ऑल्सो डिपार्टमेंट, ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आज जो आप फॉर्म भरते हैं, ऑनलाइन फॉर्म,
या ऐसा कोई भी दाखिल करते हैं अपनी अर्जी वगैरह, वो सारा चीज़ इसी से ही होता है। ठीक है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराए, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड अदर डिपार्टमेंट्स फॉर ई फिलिंग, ठीक है, ई कंप्लेंट्स एटसेट्रा, ये सारा चीज़ इसमें आएगा। देन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है स्टोरेज ऑफ डेटा, एंड दैट डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, ये जो डेटा है ये क्या होना चाहिए, स्टोर तो होना चाहिए, इसका तो स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन इसका प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। तो ये जो है एक्ट हमारा क्या करता है, इस डेटा स्टोरेज को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। और यदि हम इसके एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये देता है एक लीगल रिकॉग्निशन टू द बैंकर्स। ठीक है, बैंकर्स को भी क्या देता है, लीगल रिकॉग्निशन देता है। और ये किसके थ्रू देता है, इट इज़ अंडर द एविडेंस एक्ट। ठीक है, एविडेंस एक्ट, और ये था 1891 का। और आरबीआई का जो एक्ट है आप सभी को पता है 1934 का। इन दोनों के तहत ये क्या चीज को लीगल रिकॉग्निशन बोलता है, तो लीगल रिकॉग्निशन बोलता है ये कीपिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अकाउंट बुक्स को रखने का। पहले के ज़माने में बही खाता हुआ करती थी, तो वहाँ पर से अब क्या किया गया है, इसको एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाया गया है। जैसा आप सभी को आजकल पता होगा, ई बैंकिंग का आजकल ज़माना चल रहा है। अब हम बात करेंगे कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। अगर हम इसके एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसके जो लागू होने के दिन तो हमने देखा, बट एप्लीकेबल कहाँ कहाँ हुआ, तो ये शुरू से ही जब से इसे पास किया गया ये ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। ऑल ओवर इंडिया, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। और ये ऐसा लिखा गया है इसके सेक्शन 1(2) के तहत। ओके, सेक्शन 1(2) के तहत। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स की और एक क्विक लुक देखेंगे कि क्या है ये आईटी एक्ट। तो अगर मैं आईटी एक्ट 2000 की बात करूं तो उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि देयर आर 13 चैप्टर्स। ओके, 13 अध्याय हैं इसमें, जिसके तहत 94 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, और 4 अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं। ये सबसे पहली चीज़ तो हमें ये निकल के आती हुई दिखती है, जिसमें से जो आर्टिकल नंबर 91 से लेकर के आर्टिकल नंबर 94 तक है वह अमेंडमेंट्स लाता है। कहाँ कहाँ संशोधन लाता है, कहाँ कहाँ को अमेंड करेगा, तो सबसे पहले अमेंड करेगा आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड की धाराओं को कुछ। फिर ये करेगा, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन एविडेंस एक्ट अभी हमने देखा। ठीक है, एविडेंस एक्ट, इसको वो क्या करेगा, 1891 को अमेंड करेगा। फिर आरबीआई एक्ट को अमेंड करेगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन आए कि अमेंडमेंट से जुड़े हुए कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है कि 91 आर्टिकल 91 टू आर्टिकल 94 तक का है। फिर हम बात करें इनके चैप्टर्स की, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा और एक जानकारी प्रोवाइड करना चाहूँगा कि आईटी एक्ट की जो 2 खास बातें आपको याद रखना है। पहली खास बात यह है कि ये न केवल इंडियन टेरिटरी बल्कि इंडियन टेरिटरी के बाहर भी, इंडियन बियॉन्ड ऑल्सो, इंडियन टेरिटरी के बाहर भी ये एक्ट जो है वो लागू होता है। दूसरी बात, यदि कोई बाहर का व्यक्ति, ठीक है, वो भारत में आकर इंडियन बाउंड्री के अंदर, ठीक है, भारत में आकर के ऐसा कोई काम करता है जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो या साइबर लॉस को फॉलो ना करता हो, तो उसे भी पनिश करने का अधिकार यहाँ दिया गया है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, भारत के बाहर इसकी एप्लीकेबिलिटी है और भारत के अंदर विदेशी नागरिकों पर भी ये क्या करता है, पाबंदी लगाता है। तो ये 2 चीज़ और आपको थोड़ा सा इसमें जानना जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर्स की। तो सबसे पहले हमको देखना है चैप्टर नंबर 2। 1 तो आपको लगभग क्लियर ही है, एप्लीकेबिलिटी, शॉर्ट टाइटल और उसका एक्सटेंट है। ठीक है, डेट ऑफ कमेंसमेंट वगैरह रहता है जैसे हर आर्टिकल में रहता है, बट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको बताता है डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में। ठीक है, जो डिजिटल हस्ताक्षर किए जाते हैं उनको रिकॉग्निशन की बात करता है और उनसे जुड़े हुए प्रावधानों को ये बताता है। तो डिजिटल जो हमारा सिग्नेचर होता है, यदि हम उसको देखें तो वो एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होता है और हैश फंक्शन उसमें डिफाइंड होता है। अब ये जो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स हैं, यदि आप इन्हें याद ना रखना चाहें तो भी ठीक है, बट आपको चैप्टर 2 को ध्यान में जरूर रखना है, ये डिजिटल सिग्नेचर की बात करता है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3। ये बोलता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बात करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से हमारा क्या तात्पर्य है
तो लीगल रिकॉग्निशन देना रिकॉर्ड्स को, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही हम देखें तो आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है कि लीगल रिकॉग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स, इनको जो लीगल रिकॉग्निशन है वो आर्टिकल 5 के तहत मिलती है। यदि हम आर्टिकल 6 की बात करें तो आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है यूज़ ऑफ ई रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, इनकी जो एप्लीकेशन है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, आर्टिकल 6। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 10। आपको थोड़ा सा इन चारों को याद रखना है। आर्टिकल नंबर 10 जो है उसमें लिखा गया है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर के रेस्पेक्ट में जो भी रूल्स बनाने का जो अधिकार है, जो शक्ति है, वो किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास। ये है हमारा आर्टिकल नंबर 10 एंड चैप्टर इज 3rd चैप्टर। अब हम आगे चलें और नेक्स्ट चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चैप्टर 5 इज मोर इम्पॉर्टेंट। चैप्टर 5 में लिखा हुआ है सिक्योर ई रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स। सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर्स, इसमें सिक्योरिटी की बात कही है। आपने अगर डिजिटली किसी डेटा को या किसी भी स्टोरेज को आपने रखा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि वो डेटा का ब्रीच होता है तो एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये नेशनल सिक्योरिटी पे भी एक लॉस बन सकता है और पर्सनल सिक्योरिटी पे भी बन सकता है। देन हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 6 की, तो चैप्टर 6 जो है वो है रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर को सर्टिफाई करने वाली जो अथॉरिटी है या जिनके पास शक्ति है, ये उनकी बात कर रहे हैं। अब चैप्टर 6 में जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उनका अपॉइंटमेंट्स किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, अपॉइंटमेंट नियुक्तियां होंगी, ये ऑफ कोर्स किनके द्वारा होगी? तो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, केंद्र सरकार के द्वारा होगी। अब क्वालिफिकेशन और अगर टर्म्स की बात करें, अगर इनकी काल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड, ओके, प्रिस्क्राइब और डिसाइड, राज्य शासन का यहाँ पर कोई भी ज़्यादा हस्तक्षेप आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिजिटल जो सिग्नेचर है वो सर्टिफाई कौन से चैप्टर के थ्रू होंगे? तो वहाँ पर आता है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 में क्या बोला गया है? तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की बात किया गया है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो हम करते हैं या सर्टिफाई कराते हैं, उसके जो सर्टिफिकेशन, जो जनरेशन की बात है, सर्टिफिकेट जनरेट होने की, और जो भी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, प्रमाण पत्र से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ चैप्टर आपका 7 है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 9 में लिखा हुआ है पेनाल्टीज एंड एडजुडिकेशन। ठीक है, पेनाल्टी और उनसे जुड़े प्रावधान। ठीक है, एडजुडिकेशंस आर रिलेटेड टू द पेनाल्टीज। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 जो है वो है हमारा चैप्टर नंबर 10 इज साइबर रेगुलेशंस। साइबर रेगुलेशंस एपीलिएट ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल की बात यहाँ की जा रही है। सभी को पता होगा, जैसे हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, वैसे ही यहाँ पर भी एक साइबर रेगुलेशंस एपीलिएट ट्राइब्यूनल है। अगर आपके साइबर कानूनों के तहत आपके कुछ अधिकारों का हनन होता है तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हैं। तो इसके जो क्वालिफिकेशन है वो जज ऑफ द हाई कोर्ट होनी चाहिए या फिर एक इंडियन लीगल सर्विस का मेंबर होना चाहिए। इसके जो मेंबर्स होंगे और ग्रेड 1 के सर्विस को वो होल्ड करना चाहिए 3 साल तक के कंडीशन पर। तो ये कुछ है। टर्म्स की अगर बात करें तो टर्म इज योर 5 इयर्स और 65 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, ये टर्म्स है, कार्यावधि या कार्यकाल बोल सकते हैं। और इसका जो रेजिग्नेशन है ये कभी पूछ सकता है आपको, तो रेजिग्नेशन हमेशा आपको याद रखना है, आईटी एक्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देंगे इन राइटिंग। ठीक है, लिखित में यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे तो वो एक्सेप्टेंस हो जाएगा। ठीक है, वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। अब हम बात करें हमारे चैप्टर 11 की, एंड दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यदि हमने साइबर कानून बनाया तो उस पर जो भी आपके क्राइम होंगे, जो भी ऑफेंस होगा,
वो ऑफेंसेस को डिफाइन करना जरूरी है। और बात यहीं पर ही फंस जाती है। बात इसलिए फंसती है क्योंकि कुछ ऑफेंसेस को अभी हाल ही में या लागू होने के कुछ दिनों बाद देखा गया कि वह कुछ और अधिकारों का हनन करता है। देखते हैं कौन कौन से जो इसमें आर्टिकल हैं या सेक्शंस हैं बोलिए। तो सेक्शन नंबर आपका 65 जो है, ठीक है, सेक्शन 65। तो सेक्शन 65 जो है वो टेम्परिंग को दिखाता है, छेड़छाड़। यदि आप किसी के कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट्स के साथ टेम्परिंग करते हैं तो सेक्शन 65 आपको क्या कर सकता है, पेनल्टी कर सकता है। इसमें 3 साल की सज़ा है या 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है। देन हम बात करें सेक्शन नंबर 66 की, तो ये है हैकिंग, ठीक है, हैकिंग विद सिस्टम, किसी भी दूसरे के सिस्टम के साथ हैक करना। हैकिंग आप सभी समझते होंगे, किसी के सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश करना, उन्हें या तो बिना बताए या उनसे कुछ जानकारी छुपा करके उनको क्या कर देना, उनके सिस्टम को इलीगल हैंडल करना, इज कॉल्ड हैकिंग, ठीक है। फिर 66A भी है, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इसके बाद अगर आप देखें तो 66A B C D E F तक का आपका है, बट आप सभी को याद करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और इतना इम्पॉर्टेंट वो चीज़ नहीं हो जाता यदि आपको मेंस एग्जाम में आंसर लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें और सेक्शंस हैं उनको देखें। तो हम चलेंगे सीधे हमारे सेक्शन नंबर 69 पर, क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में बना हुआ था और हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन आ जाए। सेक्शन 69 बोलता है फेलियर और रिफ्यूजल टू डिक्रिप्ट डेटा। सिंपल फॉर्म में या सिंपल लाइंस में अगर मैं इनका समझाना चाहूँ तो सेक्शन 69 बोलता है कि अथॉरिटीज़ के पास वो पावर है कि वो इंटरसेप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं या डिक्रिप्शन कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स पर। और इसी के तहत अभी अभी जो गवर्नमेंट, हमारी मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने 29 जून 2020, आप सभी को याद होगा, 2020 को आर्टिकल सेक्शन 69 और इसके तहत 69A के तहत क्या किया, 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया। आप सभी को याद होंगे, आपने पिछले दिनों चर्चा में रहा था, चाइनीज़ ऐप को बैन किया। और जिसमें सबसे फेमस आपका क्या था, टिकटॉक, जिसके लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, विरोध किया था कि ये हमारे आर्टिकल नंबर 91 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए इन ऐप्स को बैन किया। ये हालांकि तो ये डिबेट का टॉपिक है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फॉर आवर एग्जाम हमको इतना चीज़ याद रखना है, ठीक। फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 72 की, ठीक है। सेक्शन 72 इज ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और एंड प्राइवेसी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइवेसी का हनन, किसी की निजता का हनन या उसके कॉन्फिडेंशियलिटी का हनन, ये दोनों ही क्या है, सेक्शन 72 के तहत क्या है, पनिशेबल है, 2 years और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज़। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑफेंसेस हमने देखे। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके। सेक्शन 69A का मैंने आपको बता दिया है। इसी के तहत 29 जून के बाद 24 नवंबर, इसको भी आपको याद रखना है, 2020 को और 43 चाइनीज़ ऐप्स को क्या किया गया, बैन किया गया थ्रू दिस सेक्शन ओनली 69A। तो 59 और 43 ये टोटल आपके इतने चाइनीज़ ऐप्स को बैन कराया जा चुका है थ्रू दिस IT एक्ट ओनली। अब अगर IT एक्ट 2000 आया तो उसके बाद इसमें एक अमेंडमेंट आया, तो IT एक्ट अमेंडमेंट 2008, आपको ये याद रखना है, केवल एक बार इसमें अमेंडमेंट किया गया। इस अमेंडमेंट के तहत सेक्शन नंबर 66A को जोड़ा गया। 66A बोलता है कि पेनलाइज्ड सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेज, कहीं पर ऐसे कोई संदेश, यदि वह संदेश किसी को उकसाने के लिए, किसी को झुंझलाने के लिए और या किसी को गलत संदेश फैलाने के लिए दिया गया है, तो वो ऐसे जो भी काम करने वाले होंगे या ऐसा जो भी काम में शामिल होंगे, उन्हें सेक्शन 66A के तहत क्या हो जाएगा, पेनल्टी का प्रावधान किया गया, ठीक है। इसमें जेल का भी प्रावधान है।
इसके तहत बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा ये, क्योंकि इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारे लोगों ने ये तर्क दिया कि आपकी सबसे पहले तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन है, फिर उसके बाद राइट टू प्राइवेसी को भी इसमें बताया गया कि राइट टू प्राइवेसी भी इससे हनन होता है। तो ऑफेंसिव मैसेजेस का जो ये प्रावधान था, इसे जो 2008 में जोड़ा गया, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही लंबी श्रृंखला लगी इसके तहत पिटिशंस की, और फिर सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि जो निजता का अधिकार है और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका यह हनन जरूर कहीं ना कहीं करता है। और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया, इसे स्ट्रक डाउन कर दिया, बट 69A और बाकी आर्टिकल्स वैसे ही बने रहे। तो यदि आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कि 66A हैज़ बीन स्नैच्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द ईयर 2015। तो आईटी एक्ट में इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो हर एक एक्ट में इतनी सारी बातें होती है कि आप सभी को पढ़ नहीं सकते, आपको कुछ महत्वपूर्ण, कुछ चर्चा में रही बातों को ही ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। और यदि हम बात करें हमारे आज के इस टॉपिक की, तो आज के इस टॉपिक में आपने देखा कि कैसे आईटी एक्ट 2000 बनाया गया, किसके तहत बनाया गया, क्या क्या इसमें प्रावधान है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको पेनल्टीज भी बताए गए, कुछ इसके एडिशंस भी बताए गए, 2008 अमेंडमेंट को टच किया मैंने। इस तरह से हमारी कोशिश रहती है कि आपको सारे एक्ट्स के जितने भी एक्ट हमारे सिलेबस में हैं मेंस पेपर 7 के, वहाँ पर आपको उनसे परिचय जरूर कराया जाए और महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पर आपको जरूर टच किया जाए। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।